हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है मे प्रेज्यूम के ऊपर, शैल प्रेज्यूम के ऊपर एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ के ऊपर, जो कि मेंशन्ड है आपके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये पहले क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पशन की, प्रिजम्पशन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्रिजम्पशन का मतलब क्या है कि अज्यूम कर लेना, मान लेना कि कोई भी जो एक फैक्ट है वो सही होगा, जैसे ही आप दूसरे फैक्ट को प्रूव्ड कर देते हो। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आप किसी पर्सन ए ने कोई जो है कार खरीदी। अब ये जो कार थी ये चोरी हो जाती है, और ये चोरी होने के बाद जो कार है मिलती है एक्स पर्सन के पास। तो ए पर्सन तो ये मान लेगा ना कि एक्स पर्सन ने उसकी कार चोरी करी है। क्यों? क्योंकि जो कार है वो किसके पास मिलती है? एक्स पर्सन के पास। अब अगर ये जो ए पर्सन है ये मैटर लेकर जाता है किसी कोर्ट में, तो वहां पे अगर ये साबित कर देता है कि ये जो कार थी मेरी ये मिलती है एक्स पर्सन के पास, तो यहाँ पे कोर्ट भी तो ये मान सकता है कि वो जो कार है वो एक्स पर्सन ने चुराई है। तो यही जो मान लेना है इसी को बोलते हैं प्रिजम्पशन। कि जैसे ही एक फैक्ट प्रूव्ड हुआ कि वो जो कार थी वो एक्स पर्सन के पास से मिली है, तो जो पहला फैक्ट था उसको सच मान लिया गया कि हाँ, उसी एक्स पर्सन ने कार चुराई हो सकती है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे ये बताता है कि जो प्रिजम्पशन है ये बेसिकली कोर्ट को हेल्प करता है ताकि फैक्ट्स को क्विकली, मतलब जल्दी से डिसाइड किया जा सके बिना फुल प्रूफ के। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि ये जो प्रिजम्पशन में होता क्या है कि जो बर्डन है वो ऑपोजिट पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है कि चलिए भाई अब इसको डिसप्रूव करिए। मतलब अब यहाँ ये जो एक्स पर्सन है ये कोई और एविडेंस लाकर कि जो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है उसको डिसप्रूव भी साबित कर सकता है, उसको गलत भी साबित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन कितने प्रकार के होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें बोलता है अब अगर जो प्रिजम्पशन है वो सिर्फ फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस के ऊपर आधारित है तो उसमें आएगा, एक ही कैटेगरी है उसमें आता है शैल प्रिज्यूम। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अब अगर जो प्रिजम्पशन है वो लॉ के ऊपर आधारित है तो वो शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में आएगा एंड या फिर कॉन्क्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में आएगा। तो टोटल ये 3 कैटेगरी आपकी होती हैं जो हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये मे प्रिज्यूम क्या होता है? तो मे प्रिज्यूम बेसिकली जो कि फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस के ऊपर आधारित हैं, जो कि मैं आपको पिछली वाली स्लाइड्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे कोर्ट के पास चॉइस होती है कि वो उस फैक्ट को प्रूव्ड मान सकती है। अब अगर उसे किसी दूसरे एविडेंस के द्वारा डिसप्रूव नहीं किया जाता है तब, अब अगर उसको दूसरे एविडेंस के द्वारा डिसप्रूव कर दिया जाता है तो वो जो पहला वाला जो प्रूव फैक्ट था वो डिसप्रूव हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जो हमारा कोर्ट है वो कोई और प्रूफ के लिए बोल सकता है। एंड ये एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होता है, मतलब कि इस प्रिजम्पशन को, मतलब इस जो भी फैक्ट आपने प्रूव किए हैं उसको चैलेंज किया जा सकता है किसी दूसरे एविडेंस के द्वारा। जैसे पिछला वाला एग्जांपल क्या था कि ए ने इल्जाम लगाया एक्स पर्सन के ऊपर कि इसने मेरी जो है कार चुराई थी। अब एक्स पर्सन जो है कोई वाई जो है एविडेंस लेकर आता है, वो ये साबित कर देता है कि भाई मैंने तो कार नहीं चुराई थी, मैंने तो भाई किसी गराज से वो गाड़ी खरीदी थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि चोरी के बारे में। तो यहाँ पे जो ए के एविडेंस है, मतलब ए ने जो भी फैक्ट्स बताए हैं कोर्ट में उसको डिसप्रूव किया जा सकता है। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूँ आपको। मान लो कोई जो लेटर था वो कोर्ट में जो दिखाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि वो ए की हैंड राइटिंग है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है कि प्रिज्यूम कर सकता है, मे प्रिज्यूम कर सकता है कि वो जो लेटर है वो ए के द्वारा लिखा गया है। या फिर कोर्ट जो है हमारा वो ये भी कह सकता है कि उसको कोई एक्स्ट्रा प्रूफ चाहिए, यानी कि कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुला लीजिए, किसी विटनेस को बुला लीजिए जो कि ये बताए कि ये जो राइटिंग है वो ए पर्सन की राइटिंग है। अब ये जो कहानी यहाँ चल रही थी यहाँ पे तब तक ए पर्सन उठ के आता है और कहता है कि जज साहब ये देखिए ये है मेरी रियल हैंड राइटिंग।
अब यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया था कि ये जो लेटर है वो ए की हैंड राइटिंग हो सकती है, अब यहाँ पे उसको डिसप्रूव ए ने कैसे कर दिया है, क्या सबूत दिखाया है कि उसने जो अपनी रियल हैंड राइटिंग है उसको कोर्ट के सामने रख दिया, जिससे ये प्रूव हो गया कि ये ए की हैंड राइटिंग नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम मतलब जो कि लॉ के ऊपर आधारित है। अब अगर कोई भी जो प्रिजम्पशन है वो लॉ के ऊपर आधारित है तो यहाँ पे कोर्ट को उसको मानना ही मानना होगा, यहाँ पे कोर्ट उसको इनकार नहीं कर सकती। यहाँ पे कोर्ट उस फैक्ट को मस्ट प्रिज्यूम करेगी ही करेगी, लेकिन फिर भी ये रिब्यूटेबल होता है, मतलब रिबर्टेबल होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर होता है मे प्रिज्यूम से। मे प्रिज्यूम क्या था कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर आधारित था, लेकिन जो शैल प्रिज्यूम है वो लॉ के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्गर प्रिजम्पशन है। दूसरा, ये मैंडेटरी नेचर का है, यहाँ पे कोर्ट को उस फैक्ट को प्रूव्ड मानना ही मानना होगा, लेकिन तब भी ये रिबर्टेबल है, मतलब इसको किसी दूसरे एविडेंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशंस में देख लेते हैं कि अब अगर कोई भी ऐसे फैक्ट दिए गए हैं जो कि शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे कोर्ट उसको प्रूव्ड मानेगी, लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टी चाहे अक्यूज चाहे दूसरी पार्टी के पास ये फिर भी चांस है कि वो उसको डिसप्रूव कर सकते हैं किसी और एविडेंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि ये रिबर्टेबल है, मतलब इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ये मे प्रिज्यूम से स्ट्रॉन्गर कैटेगरी में आता है। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मतलब कोई चेक बाउंस का केस तो आप सबको पता ही होगा कि चेक बाउंस के केसेस में जनरली होता क्या है, तो ये आता है आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। अच्छा, मान लो कि कोई एक पर्सन था जिसने एक चेक जो है साइन करके अब वो चेक जो है बाउंस हो जाता है, तो यहाँ पे कोर्ट उसको मान ही लेगा, शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में आएगा। मैंडेटरी नेचर है कि ये जो चेक था ये इशू किया गया था कि किसी कर्जे के लिए, फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए, मतलब कोई उधार था जिसके लिए ये जो चेक था ये इशू किया गया था। तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड है वो तब भी इसको रिबट कर सकता है, मतलब चैलेंज कर सकता है। अब चैलेंज वो कैसे कर सकता है कि वो ये बोल सकता है कि सर मैंने तो उस पर्सन को, मतलब पर्सन बी को चेक दिया ही नहीं कोई, आप देख लीजिए ये जो चेक है ये चोरी हो गया था। या दूसरा पॉइंट कि कोई भी उधार मेरे ऊपर है ही नहीं बी का। या तीसरा पॉइंट ये तो एक सिक्योरिटी चेक है। या चौथा पॉइंट कि ये जो सिग्नेचर इस चेक के ऊपर किए गए हैं ये जबरदस्ती कराए गए हैं। तो शैल प्रिजम्पशन में जो प्रिजम्पशन है वो मैंडेटरी तो है, मतलब यहाँ पे कोर्ट उसको मान तो लेगा, लेकिन तब भी वो रिबटेबल है, मतलब कि उसको किसी और एविडेंस के द्वारा डिस्प्रूव किया जा सकता है। अब आ जाते हैं कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर। तो जो कंक्लूसिव प्रूफ है आपका वो इर्रिबटेबल है, मतलब इसको आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। ये फाइनल और कुछ कीवर्ड्स जब भी एग्जाम्स में लिखना होगा तो आप कुछ कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये फाइनल होता है, मतलब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसको आप डिस्प्रूव कर ही नहीं सकते, कोई भी एविडेंस आप इसके अगेंस्ट दे ही नहीं सकते। और ये कंपलसरी नेचर का होता है एंड ये बाइंडिंग नेचर, मतलब कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, प्लस इसको आप डिस्प्रूव कर ही नहीं सकते। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार कि कोई भी एक जो फैक्ट है अब अगर वो कंक्लूसिव प्रूफ के अंडर प्रूव कर दिया गया है तब हमारा जो कानून है वो क्या कहता है कि जो दूसरा फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव्ड माना जाएगा। अब कोर्ट यहाँ पे किसी भी तरीके के एविडेंस को एंटरटेन अलाउ नहीं करेगी उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे अब कोई भी एविडेंस आपका अलाउ ही नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट यही कहता है कि ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि इसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, चैलेंज अलाउड ही नहीं है, एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लीगल प्रिजम्पशन कहलाता है। एक बार एग्जाम्पल में देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा कि मान लो कोई एक जो बच्चा था वो बॉर्न होता है, वो पैदा होता है ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है कि जो हस्बैंड है वही जो है फादर है। अब यहाँ पे जो हमारा कोर्ट है वो किसी भी तरीके के एविडेंस को अलाउ कर ही नहीं सकता एंड करेगा ही नहीं। अब वो एविडेंस चाहे किसी भी बारे में, चाहे कि भाई ये फादर ही नहीं है, चाहे डीएनए टेस्ट करवा लो, चाहे वाइफ के कोई किसी और के साथ कोई रिलेशंस थे, ऐसे किसी भी तरीके के प्रूफ को
एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा एंड या फिर अलाउ ही नहीं किया जाएगा हमारे कोड के द्वारा। अब ये एग्ज़ाम्स के लिए आप चाहे तो इस समरी को लिख सकते हैं, चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेसिकली टर्म है यहाँ पे कोड की क्या पावर होंगी, क्या इसको डिसप्रूव किया जा सकता है एंड इसका नेचर क्या है, इसको और एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि कोड की पावर ऑप्शनल होती है। क्या इसको डिसप्रूव किया जा सकता है? हाँ, एकदम किया जा सकता है। एंड इसका नेचर कैसा है? ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिजम्पशन है। दूसरा शैल प्रिज्यूम, तो शैल प्रिज्यूम में कोड की पावर मैंडेटरी है, मतलब कोड को मानना ही पड़ेगा कि ये सच ही है, मतलब कि वो जो फैक्ट है वो सच ही है। क्या इसको डिसप्रूव किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। लेकिन ये जो है मे प्रिज्यूम से स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंक्लूसिव प्रूफ। अब यहाँ पे कोर्ट की क्या पावर है? तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ये जो फैक्ट हैं, ये जो सर्कमस्टांस है, मतलब जो भी फैक्ट हैं वो सही ही होंगे। क्या इसको डिसप्रूव किया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं किया जा सकता, अलाउड ही नहीं है। इसका नेचर कैसा है? तो ये फाइनल है एंड एब्सोल्यूट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। क्या था? शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम एंड conclusive proof. Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. That is the Law Code by Satish Pandey. Dhanyavad everyone.